दोस्तों नमस्कार, मैं रोहतास मंडाण, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ हरियाणा। कोरोना महामारी है या षड्यंत्र है, उसको लगातार उजागर करते हुए एक चेहरा सामने आया है और बने हुए हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी। उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या क्या तो उनको समस्याएं आती हैं जब वो जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और साथ में आपके जो सवाल है वो भी आप डाल सकते हैं, उनके माध्यम से हम आपको सभी आंसर देंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत का आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सी न्यूज़ हरियाणा पर। थैंक यू रोहतास जी। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा, लगातार आप 1.5 साल से लगे हुए हो, तो क्या कुछ समस्याएं आती हैं सामने और कैसे आप हैंडल करते हो सारी चीज़ें? देखिए, समस्या का क्या होता है कि जिस वक्त एक योजना बनती है, 2017 के अंदर योजना बनती है कि ये योजना कोई आज की योजना बनी हुई नहीं है। 15 में कोई टेस्ट किट बनती है RT-PCR, 17 में उसको खरीदती है भारत सरकार, और फिर 2020 में एक बीमारी आती है जिसके अप्रैल में मार्च 22 तारीख को जिसका लॉकडाउन लगता है, और उस बीमारी की वैक्सीन उससे पहले तैयार हो जाती है। तो ये योजना आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी हो, कितनी बड़ी होगी और कितनी लंबी चल रही होगी। इसी के साथ साथ इससे पहले की आप बात करते हैं, अगर 2016 में ही नोटबंदी कर दी गई, हर आदमी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना दिया गया, एक आधार कार्ड जिसके ऊपर सरकार में बैठे हुए लोग, जिसको हम उस वक्त से वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त CM गुजरात होते थे, और आधार कार्ड पर और FDI पर लगातार ये बने हुए थे। आप पुराने ट्वीट देख लीजिए मेरे उस पर जाकर के, मेरे सोशल हैंडल्स पे भी, वहाँ मैंने हैंडल किया कि ये लोग ऐसे कैसे पलट जाते हैं। मतलब जैसे ही सरकार बनती है 14 में, बनने के बाद आधार कार्ड के ऊपर स्टेटमेंट आता है, क्योंकि केस चला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जैसे ही आता है तो भारत सरकार ने कहा, क्योंकि उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब भी और भाजपा भी आधार कार्ड के खिलाफ हुआ करती थी, और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने हल्फनामा दिया हुआ था कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन अगले ही दिन, मतलब 2-3 दिन के बाद, कहने का मतलब ये है, अगले ही पल जैसे ही अरुण जेटली साहब नंदन नीलकेणी से मिलते हैं, नंदन नीलकेणी जो आधार कार्ड का मालिक है, जिसने बनाया था, उससे मिलते हैं, और उसके जस्ट वेरी नेक्स्ट डे अरुण जेटली का बयान आ जाता है कि अब हर चीज में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। हमने बहुत फाइट करी, मेरा आधार कार्ड आज तक नहीं बना हुआ है, क्योंकि जैसे ही आधार कार्ड बना था तो मैं समझ गया था कि अब आने वाले वक्त में बहुत बड़ा गेम खेला जाएगा इस यूनिक ID के जरिए। आपको क्या जरूरत है किसी एक इंसान की सारी जानकारी अपनी पॉकेट में रखने की? खास तौर पे उन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा होता है जो उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं तो 2012 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट मांगा करता था। ऐसा नहीं कह सकता कोई मुझे कि मैं मोदी का विरोधी हूं। मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार विरोध किया था पहले मंत्रिमंडल में, जब उसने एक 12वीं फेल स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि एजुकेशन का भट्ठा बिठाएगा ये बंदा, और जिस देश के एजुकेशन का भट्ठा बैठ जाएगा वो देश तो जिंदगी में तरक्की कर ही नहीं पाएगा। मैंने उस दिन लिखना शुरू किया था, और उसके बाद फिर मैं लगातार लिखता रहा, और उसके चक्कर में मेरे कई बार फेसबुक का अकाउंट 30 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है, कभी अभी आजकल भी बैन चल रहा है, अभी 21 दिन पड़े हुए हैं मेरे बैन के। तो जैसे ही आधार कार्ड लागू हुआ, फिर हमने सुप्रीम कोर्ट तक, एक जगदीप जाखड़ है हमारे दोस्त, उसने आधार कार्ड की बहुत लंबी लड़ाई करी हाई कोर्ट में, जब बहुत सारे केसेस में इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। तो रविंदर ढुल जो एडवोकेट हैं, उनके जरिए लड़ाई लड़ी, और वो जीते हम लोग, और फिर हर जगह जो अनिवार्यता थी वो खत्म करी। फिर इन्होंने पैन को आधार के साथ कनेक्ट करने का षड्यंत्र रचा, रसोई गैस को आधार के साथ, आपकी मोबाइल फोन्स को आधार के साथ, आपकी जिंदगी की हर चीज को इन्होंने आधार कार्ड के साथ कनेक्ट किया। बाद में पता चला कि आधार कार्ड का डाटा तो ये बेच रहे हैं। आपका इतना सेंसिटिव डाटा ये पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, मतलब आपकी जिंदगी की एक भी चीज गुप्त नहीं है और सीक्रेट नहीं है, इवन पब्लिक के डोमेन में है, और वो बिक रही है। 500 रुपए में आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का डाटा मिल जाया करता था, उस टाइम पे मिल जाया करता था। आपने साइबर सिस्टम को मजबूत किए बिना, साइबर क्राइम की कोई नई धाराएं लाए बिना, कोई नया कानून लाए बिना, लोगों के साथ ठगी हो जाए, उस ठगी से बचने के उपाय बनाए बिना, कोई नया एक डिपार्टमेंट बनाए बिना आप इन चीजों की अनिवार्यता कर रहे हो, तो आपकी बेवकूफी है या आपका शातिराना अंदाज, ये समझना मुश्किल है आम आदमी के लिए। रीजन क्या है? आम आदमी को नहीं पता है कि पर्सनल डाटा के लीक होने का क्या मतलब होता है। आम आदमी को नहीं पता है कि आपकी
जानकारी किसी दूसरे आदमी के पास है तो आपको कभी भी खरीदा बेचा डराया जा सकता है। अगर सरकार को यह पता हो कि देवेंद्र बल्हारा के अकाउंट में इतने पैसे ऐसे आते हैं, देवेंद्र बल्हारा का बेटा वहां पढ़ता है, और गुंडों को भी पता हो, भाई सरकार को पता होगा, अगर वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन होगी तो गुंडों को भी तो पता होगा, तो मेरे बेटे को किडनैप कर लिया जाए, मेरी लोकेशन, हर पल की लोकेशन अगर सरकार को या गुंडों को पता हो, तो सड़क के ऊपर मैं कब इस रोड से यहां निकलूंगा? आपने तो जीपीएस पे मैप देखा है ना कि मैं सड़क पे निकलने ही वाला हूं, उधर से कोई ट्रक आके मुझे उड़ा जाता है, या एनएसए वाले आकर के मुझे पकड़ के उड़ा के गायब कर देते हैं और मैं नजर भी नहीं आता हूं, तो आपका क्या है? आप कौन बोलेगा? तो मैं लगातार बोलता रहा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप डरते नहीं हो क्या सरकार से? मैं कहता हूं मैं डरता हूं, मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के डरता हूं, मैं डरा हुआ हूं, मैं डरा हुआ ही बोल रहा हूं, मैं डरा हुआ ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप मेरे पैसे से सरकार में बैठे हैं, आप, मैं जो हर चीज खरीदता हूं उसके ऊपर टैक्स देता हूं। कई लोगों ने बोला टैक्स पेयर वो है जो सिर्फ इनकम टैक्स, ना 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 ना, आप कुछ भी खरीदते हैं, 50 पैसे की, 1 रुपए की माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं, उससे भी टैक्स देते हो आप। यानी कि आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए जहां भी पैसे का लेन देन करते हो आप सरकार को टैक्स दे रहे हो। तो आपको हक है कि आप सवाल पूछो। और 7 साल से एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी प्रधानमंत्री ने। एक करी थी, वहां ऐसे ऐसे करके चला गया, आधा घंटा बिना बोले चुपचाप कि ये बोलेंगे, अमित शाह साहब बोलेंगे। बोलने की इनके पास कला है ही, प्रचार तंत्र इनके पास पूरा भरा है। तो मेरे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई वो ये आई कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड इश्यूज को जब मैं उठा रहा हूं तो मेरा प्रचार कौन कर रहा है? मेरा प्रचार इंदा मतलब मेरी बात का प्रचार। मेरे पास तो प्रचार का कोई माध्यम ही नहीं है। सोशल मीडिया है, लोगों के बीच चला गया। लोग भी ऐसे हैं कि उनको रोटी के चक्कर में इतना उलझा दिया गया है, उनको आपसी लड़ाइयों में इतना उलझा दिया गया है कि उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी तो शायद कल को मतलब कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला आदमी है, या ये मोदी का विरोध क्यों कर रहा है जो पूरी दुनिया में इतना डंका बज रहा है। वो डंका बज रहा है सिर्फ टेलीविजन पर। अपने आसपास तो देखिए ना, अगर सरकारी डिपार्टमेंट अच्छे से काम करने लग गए हों, अगर सब जगह पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया हो, अगर नौकरियों में पारदर्शिता आई हो, बच्चों को ज्यादा नौकरियां मिली हों, लोग ज्यादा सुरक्षित और आजाद महसूस कर रहे हों, तो मेरा देश अच्छे रास्ते पे जा रहा है। लेकिन अगर आप डरे हुए हैं, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, अगर आपको ये डर लग रहा है कि सड़क पे चलते हुए आपको कौन मार दे और उसको भीड़ का रूप दे दिया जाए, तो मतलब ये इतने जाहिल हैं, कितने शातिर हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अखलाक को जब इन लोगों ने मारा था, भाजपा का जिला अध्यक्ष उसके अंदर शामिल था, और बाहर निकलने के बाद जब वो जेल से छूटे थे, 10 आदमियों को, हत्या के आरोपियों को सरकार ने नौकरी पर रखा था। ये कितने शर्म की बात है कि आप हत्या और बलात्कार के आरोपियों को इज्जत बख्शते हैं। इसका मतलब आप समाज में ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। आप गौरी लंकेश का एग्जाम्पल दे देते हो पत्रकारों को, आप रोहित वेमुला का एग्जाम्पल देते हो यूनिवर्सिटी के बच्चों को, आप कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल देते हो तो उनको, रोडवेज के कर्मचारियों को सस्पेंड करके एग्जाम्पल दे देते हो दूसरों डिपार्टमेंटों को कि हम लोग ठेके पे भर्ती कर लेंगे, हम तो आउटसोर्सिंग से रख लेंगे क्योंकि बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत है। आप हर डिपार्टमेंट को खत्म करने की आपने रणनीति क्यों बनाई? क्यों? पहले क्या था? रेलवे हो गया, डाकघर, डाकखाना हो गया, आपका बैंक हो गए, आपके टीचर्स हैं, ये बड़े डिपार्टमेंट हुआ करते थे। और जब इनकी कोई हड़ताल होती थी और एक दिन अगर ये चक्का जाम कर देते थे कि एक दिन हम काम बंद कर रखेंगे, हड़ताल के रोज स्वरूप, तो सरकार की चूल्हे हिल जाया करती थी, सरकार हिल जाया करती थी। तो सरकार ने ये सोचा कि लोगों को आवाज को दबाने का एकमात्र तरीका यह है कि हम मीडिया को अपने काबू में कर लेते हैं और दूसरे नंबर पर डिपार्टमेंट ही खत्म कर देते हैं। आप कर लो, अब क्या करोगे, आवाज उठाओ, आवाज कैसे उठाओगे? तो ये जो चीजें चल रही थी, वो उन चीज़ों के बीच में लगातार बोलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, कि बोलते रहना ही एक चैलेंज था कि क्या मैं कुछ दिनों बाद थक जाऊंगा बोलते हुए, क्या मैं रुक जाऊंगा। लेकिन वो रंग लाई बातें, जो मैंने 2015 में बोला था कि ये ऐसा करने वाले हैं, वही 2016 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19 में हुआ और 21 में हुआ। अब 22, अब मैं जो लगातार फिर बोल रहा हूँ, कुदरत की कुछ लोगों को मुझे कुदरत ने ये सेंस दिया है कि जब कोई काम करता है, कोई नेता जब कोई बयान देता है, तो मैं उसका प्रोजेक्शन देख लेता हूँ कि समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, ये बयान किस तरफ जा रहा है, तो आखिर में ये कहाँ जाएगा। भाई जैसे बिल गेट का एग्जाम्पल आता है, बिल गेट कह रहा है कि अपने देश के अंदर 2022 में अगली महामारियों के लिए, मतलब सोचिए आप इस बयान की भयानकता को समझिए
कि बिल गेट्स का इतना बड़ा पर्चा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर छपा हुआ है जिसमें वो बोल रहा है अगली महामारियों के लिए भारत में एमआरए बेस्ड गिगेंटिक फैक्ट्रियां खुलेंगी वैक्सीन्स की, यानी कि वैक्सीन्स की एमआरएनए बेस्ड, गिगेंटिक का मतलब होता है विशाल काय, फैक्ट्रियां खुलेंगी। यानी कि उस आदमी को पहले से मालूम है, वही आदमी 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि इस दुनिया के अंदर 80% लोग यूजलेस ईटर हैं। हम लोगों को वो यूजलेस ईटर बोलता है कि ये लोग बिना मतलब खाने वाले हैं, इनको खत्म होना जाना चाहिए, वो ये बोलता है। आपको उसका मतलब नहीं समझ में आता है। जब वो वहां से वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है और उस वक्त आकर के यहां संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जब वहां वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया को WHO बताएगा कैसे हेल्थ चलना है, और यहां संसद के अंदर प्रधानमंत्री कहता है एक वर्ल्ड एक हेल्थ सिस्टम, यानी कि वो पूरा का पूरा गेम के अंदर साफ साफ प्रधानमंत्री आप लोगों को बता रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में उन्हीं ताकतों के गुलाम होने वाले हैं जिन ताकतों के गुलाम 1947 से पहले हुआ करते थे। आपको यह प्रोजेक्शन समझ में नहीं आएगा क्योंकि सरकार के पास प्रचार के इतने साधन हैं कि आप घर से निकलोगे, सामने टीकाकरण का बोर्ड लगा मिलेगा, आपको एक दड़ियल आदमी मिलेगा कि मैं फ्री टीका दे रहा हूं। 260% टैक्स ले रहा है डीजल पे वो आदमी जो ये कह रहा है फ्री का टैक्स है। उसने हर चीज की कीमत को डबल से ज्यादा कर दिया है पिछले 7 सालों में, जो कह रहा है कि डबल है। वो आदमी 1200 करोड़ रुपए का संस्थान 2 लाख करोड़ रुपए के संस्थान को 1200 करोड़ रुपए में बेच रहा है, जो वो फ्री कह रहा है। आप सोचिए, सरकारी संस्थानों के खत्म होने का मतलब है आपके बच्चों के लिए स्थायी नौकरियों का खत्म होना। सरकारी संस्थानों के खत्म होने का मतलब है कि आपके बच्चों के लिए सारे अवसर खत्म होना, आपकी जिंदगी का मोटा गाड़ी कमाई का पैसा बड़े कॉरपोरेशंस के हाथ में जाना। क्यों रेडी पटरी चाय वाले को खत्म करने चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्लान्ड स्ट्रेटजी। भाई, या तो वो आदमी मूर्ख है कि वो या फिर वो मनहूस है कि जिस जगह पे हाथ डालता है वहीं सत्यानाश हो रहा है। या तो वो मनहूस है या फिर वो मूर्ख है। और अगर वो मूर्ख भी नहीं है और मनहूस भी नहीं है, फिर वो धूर्त है, क्योंकि वो आप लोगों को मूर्ख बना करके टेलीविजन पे कुछ और दिखा करके आपके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहा है, आपके पूर्वजों की गाढ़ी कमाई को खत्म किए जा रहा है। मेरे पास कल जब मैं क्योंकि अप टू डेट रहता हूं चीजों के साथ, तो स्कूल का एक टीचर मुझे कल बता रहा है कि सर, ऊपर से डिपार्टमेंट के आदेश आए हैं कि अपने खाते शून्य कर दो। एसएमसी का खाता शून्य मतलब 0 खाते करने, क्योंकि स्कूल बेचने का प्रोसेस बहुत फास्ट चला हुआ है। आपकी जमीनें जो आपके पूर्वजों ने कभी दान दी थी, गांव के ने पंचायत में दान दी थी, वो स्कूल अपने नाम कर चुके हैं लाल डोरा तोड़ करके, और पूरे भारत के स्कूल प्राइवेट स्कूलों के हाथों में जाने वाले हैं। और ये सैंपल इन्होंने धीरे धीरे करके दिखाए हैं। अभी मेघालय के अंदर जारी कर देंगे, एक फरमान जारी कर देंगे कि यहां कंपलसरी है, लोग बोलेंगे तो वापस ले लेंगे, नहीं बोलेंगे तो चलता रहेगा। इसीलिए बोलना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुश्किलें आती हैं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ हासिल करना नहीं है, बोले बिना मेरे से तो नहीं रुका जाएगा। मैं तो सच के हक में आवाज उठाऊंगा, अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे बच्चे की भलाई उसी चीज में है जब आपके बच्चे की भी भलाई हो और मेरे आसपास हर किसी के बच्चे की भलाई हो। इसी लड़ाई को लेकर के मैं 15 सालों से 100% एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की वकालत करता हुआ गांव-गांव लोगों को समझा रहा था। 2020 में लॉकडाउन लगा के मेरे उस मिशन को इन लोगों ने रोक दिया, मेरी शिक्षा क्रांति को रोक दिया। तो हम इस महामारी के नाम पर इस षड्यंत्र की पोल खोलने पे लग गए, फिर हम इसकी जानकारी जुटाने पे लग गए, और आज तो बहुत सारे लोग जाग भी रहे हैं। अब लोग जाग रहे हैं, मतलब अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। पिछली वीडियो से कुछ सवाल आए थे, उनमें से एक सवाल ये भी है कि कुछ संस्थान ऐसे हैं या कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं या कुछ कंपनीज ऐसी है जहां पे मास्क जरूरी किया हुआ है, वैक्सीनेशन जरूरी की है, वो लोग क्या करें कि अंदर एंट्री ही नहीं होगी? देखिए, आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है, आप गूगल पे भी डालेंगे मेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नाम डालेंगे तो। और उसको मेरे पास प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात कर रहा होता हूं तो मैं कॉल नहीं पिक कर पाता। आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए मुझे, अपना नाम और अपनी जगह का नाम, मैं आपको वो ड्राइव भेज दूंगा, गूगल ड्राइव का वो लिंक भेज दूंगा, जिसके अंदर वो सारी RTIs हैं जो आपके अधिकारों की रक्षा करती हैं, जो भारत सरकार ने जारी की हुई है।
भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट के ऊपर और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर ऊपर लिखा हुआ है कि मास्क मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई अधिकारी आपको मास्क लगाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं, आप उसको नोटिस भेज सकते हैं। जबरन मास्क लगाने से आपके लंग्स खत्म होते हैं, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, तो ये एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस है इस पे जबरदस्ती करना। तो इस तरह के जो अधिकारी ये आदेश जारी कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। मैंने 1.5 साल में एक भी दिन मास्क नहीं लगाया, पुलिस वाले टोकते हैं, मैं टाइम लगाता हूं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो ये कहते हैं कि कौन पंगा ले इनसे, कौन टाइम खराब करे, फिर 100 रुपये झड़पते हैं, फिर 200 रुपये झड़पते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चों के हकों के लिए नहीं लड़े ना, तो आपके बच्चों के स्कूलों में मास्क कंपलसरी कर दिए, बच्चों की इम्यूनिटी को खत्म कर, बच्चों को बीमार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप साबित कर दीजिए। भारत सरकार को मेरा ये चैलेंज है, हेल्थ मिनिस्ट्री को, एम्स को, आईसीएमआर को, खट्टर को, पट्टर को, जिसको मर्जी कर दो, आप, मेरा चैलेंज है, एक आदमी ये बता दे कि मास्क लगाने से इस आदमी को ये फायदा हुआ, साबित कर दे। और मैं ये साबित करने को तैयार हूं कि मास्क लगाने से कितना खतरनाक अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है और कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है और आप किस तरह से बीमार होते हो रेगुलरली। सेकंड नंबर पे बात आती है वैक्सीन के सर्टिफिकेट के कंपलसरी करने की। वो भी आरटीआईज वहीं पर हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको वो भेज दूंगा। जब आप लिख के भेजना पड़ेगा कि मुझे वो आरटीआईज चाहिए, बाकी चीज़ मांगोगे तो वो दूसरी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बहुत से लोग एजुकेशन के मुद्दे पर भी मुझसे बात करते हैं। तो जब हमने वहाँ वो आरटीआईज हैं तो वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, सरकार का ये आदेश है। हाँ, अगर आप नहीं बोले तो कर जरूर देंगे। ध्यान दे, ये पॉइंट ध्यान दे, वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है, ट्रायल पीरियड चला हुआ है, ट्रायल पीरियड भी चला हुआ है। और अभी ये हमेशा वैक्सीन जिंदगी के अंदर ऐच्छिक ही होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वैक्सीन जो है ऐच्छिक है। मान लो किसी आदमी को वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो गए फॉर एग्जांपल और उसकी डेथ हो गई। अभी पीछे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एग्जांपल भी दिया था, वहां एक बच्चे की मां आई हुई थी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, अगर आपके पैर सूज गए हैं, रैशेज आए हैं, कुछ भी हुआ है वैक्सीन से, अपनी वीडियो बनाइए, बताइए इस तारीख में मैंने वैक्सीन लगाई थी, इतने दिन के बाद मेरे को ये साइड इफेक्ट आया, और अपनी वीडियो को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उस पर जारी कीजिए ताकि बाकी लोग जागरूक हों। तो जब आप जागरूक होकर के बोलना शुरू करेंगे तो सरकार इसको मैंडेटरी नहीं कर पाएगी। अगर आप नहीं बोले तो मैंडेटरी कर देगी, आने वाले टाइम में आपकी हर चीज के ऊपर थोप देगी और आपके एंट्री के ऊपर बैन लगा देगी। अभी चंडीगढ़ प्रशासन ने लगाया था, हम चंडीगढ़ प्रशासन को भी कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। जो भी करने वाला, आपके स्कूल के बच्चों के, स्कूल के मालिक अगर ऐसा करते हैं, अगर किसी भी अधिकारी कोई भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी कहता है और कंपलसरी है, उसके लिए मेरे पास उसका ड्राफ्ट बना हुआ है। मेघालय हाई कोर्ट का यह आदेश है कि नोबडी कैन फोर्स यू टू टेक द वैक्सीन, क्योंकि अगर आपके पास वैक्सीन से कुछ भी आपको होता है, ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैंने लगवाई थी, उसके अंदर लिखा हुआ है क्योंकि ये ऐच्छिक है तो आपको हुआ है तो आप जिम्मेदार हो भाई, कोई जिम्मेदार नहीं है, ना कंपनी का मालिक, ना दवाई बनाने वाले, ना टीका लगाने वाला डॉक्टर, और ना सरकार, ना सरकारी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार नहीं है। दिस इज द बुलशिट जो ये चल रहा है। तो ये वीडियोज आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारा नंबर लेकर वहां हमें भी भेज सकते हैं। अगर इस तरह की कोई आपको परेशानी आती है तो हम आपकी वीडियो को अपने चैनल पे हम डालेंगे। हाँ जी। तो एक सवाल और है डॉक्टर साहब, बाहर जैसे विदेश में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए या और भी ट्रैवलर जाते हैं, उनके लिए भी ये जो वैक्सीनेशन जो है मैंडेटरी वहाँ पे बताई जाती है एयरपोर्ट के ऊपर, क्या ये अफवाह है या उनके साथ भी आप बहसबाजी करके या कुछ भी उनको बोलकर इस तरह से बताया जा सकता है? देखिए, अभी अभी कल की खबर है, ऑस्ट्रेलिया की जनता ने ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को खदेड़ दिया है, जिन्होंने कंपलसरी कर रहे थे, बहुत धक्काशाही कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पब्लिक की अब सांसें वहाँ खुल चुकी हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, और जबरदस्ती करने वाले पुलिस वालों को कल भगा दिया उन्होंने। सरकार का उसी दिन उसी टाइम आदेश आ गया सारे न्यूज चैनल को कि प्रदर्शन की खबरें ना दिखाई जाए, कि पुलिस वालों को किस तरह खदेड़ा है वो ना दिखाई जाए। यहाँ पर भी यही हो रहा है। इसी तरह से
जो विदेशों में जाने वाले बच्चे हैं, मैं ये कहता हूँ विदेशों में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं चल रही है आपके बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ा गलत ट्रेंड है कि अगर आपके पास इतना जुगाड़ है, अगर आपके पास इतनी अकल है कि आप अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोच रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ इकट्ठे होकर के अपने बच्चों के लिए यहीं पर रिसोर्सेज तैयार किए जा सकते हैं। किसी जगह से भागना समस्या का समाधान नहीं होता है। जो लोग, मैं भी तो भाग सकता हूं, अमेरिका में मेरे दोस्त बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, जहां, और मैं एक इशारा करूं मुझे स्पॉन्सरशिप भेज देंगे, एक सिंगल पैसा नहीं लगना मेरा। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए अपने देश को सुरक्षित बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं नहीं भाग रहा हूं। भागना नहीं है, क्योंकि वहां भी फिर यही चालू कर देंगे। कुछ लोग चलो अब ट्रैवलर हैं, जिनको ट्रैवलर हैं, ट्रैवलिंग के लिए जिनकी मैं आगे बता रहा था, जब जो ट्रैवलर की जिनकी बात है कि जिनको जाना ही पड़ेगा, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, किसी भी देश, अभी कल जर्मनी में मेरे से बात हो रही थी किसी की, तो मैंने कहा कि, उसने कहा कि सर अगर मैं इंडिया में आता हूं तो क्या कंपलसरी है? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपने लगवा ली जर्मनी में? बर्लिन में थे वो, बोले नहीं मैंने तो नहीं लगवाई है। तो फिर जब आप आओगे तो क्या होगा? तो कहने लगे कि अगर हम आएंगे तो क्या कंपलसरी है? मैं कहा बिल्कुल नहीं है फिलहाल तो। बोला फिर तो आरटीपीसीआर से ही हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी के अंदर ट्रैवल जो आरटीपीसीआर से चल रहा है, और आरटीपीसीआर भी दिसंबर के बाद इनवैलिड होने वाला है। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, क्योंकि बिल गेट का बयान आ गया कि हमने नई टेक्निक खोज, उसने फैक्ट्रियों के लिए इन्वेस्ट भी कर दिया है, नया तंत्र निकालेगा वो आपका वो वायरस को पता करने का, फर्जी वायरस को पता करने का। तो दिस इज अ गेम। और वैक्सीन की जहां तक अनिवार्यता की बात है, अभी भी फिलहाल जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी संस्था आपको मैंडेटरी फोर्स नहीं कर सकती वैक्सीनेशन के लिए। हालांकि उन्होंने आरटीपीसीआर के सेंटर बनाए हुए हैं, पुलिस वालों की मदद से और सिक्योरिटी की मदद से धक्काशाही चल रही है। लेकिन अगर पब्लिक खड़े होकर प्रोटेस्ट करेगी, एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेगी, तो यह अनिवार्यता खत्म की जा सकती है। क्योंकि यूएस ने तो कल 3 दिन पहले बयान जारी किया कि भारत की कोविशील्ड को मान्यता नहीं है। भारत ने एक नया ड्रामा करके एक नया बयान जारी कर दिया कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी वाली वैक्सीन का फिर हम ऐसा कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम वैक्सीन जो है वो अलाउड कर देते हैं, लेकिन भारत से आए हुए सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं देंगे, फिर यहां आके लगवानी पड़ेगी दोबारा से। तो ये गेम चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। और एक और रिक्वेस्ट मैं लोगों से करूंगा कि कुछ लोगों, अब सरकार के ऊपर प्रेशर है, जो इंटरनेशनल माफिया जो सरकार को बना रहा है, कॉरपोरेशंस की सरकार है, आपको पता है कितना पैसा खर्च करते हैं ये, मीडिया चैनल्स इसमें शामिल हैं, और बाकी लोग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन लोग इसके षड्यंत्रकारी लोग शामिल हैं। तो बाहर से प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करो। भारत के लोग जागना शुरू हो गए हैं, लोगों से सवाल पूछना शुरू हो गए हैं, पीएससीज में जाके पूछने लग गए हैं कि जिम्मेदार कौन होगा। वो सारे अपनी जिम्मेदारी झाड़ रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं। तो बिना टीका लगाए लोग वापस आ रहे हैं, सारे के सारे वैक्सीनेशन सेंटर अब खाली होने वाले हैं। कुछ लोग हैं, गरीब लोग, जिनको डरा रखा है कि तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो है, वो लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। इसमें आपको अपने अपने इलाके में हर जगह लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। कहीं आप, मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर मेरे को ये नहीं करने दे रहे हैं, फोन आता है कि ये नहीं करने दे रहे हैं, आप इनको फोन कर दीजिए। भाई मैं आई एम नॉट एन अथॉरिटी, मैं किसी को फोन नहीं कर सकता, मैं आपको जागरूक कर सकता हूं, इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। अपने इलाके में अपनी लड़ाई आपको अपने आप लड़नी पड़ेगी, और इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ी जा सकती है। जाति, धर्म, पार्टीबाजी, गांव और कास्ट, इन सबको छोड़ करके केवल एक लड़ाई, अपने बच्चों के सर्वाइवल और उनके बेहतर भविष्य की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो अगर एयरपोर्ट के बाहर भी लोग अगर प्रदर्शन करते हैं और अथॉरिटीज को भी बोलते हैं, और यहां जितनी एम्बेसीज है वहां भी शुरू करते हैं, और आंदोलन अगर बड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही पुलिस भी खदेड़ी जाएगी और ऐसे ही ये सब ये बह जाएगा। अफगानिस्तान में कोई चक्कर नहीं है। अरे भाई सच्ची बात बताना, 19,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई है अभी, जो है उसकी मैं आपको बता दूं, मुद्रा पोर्ट है उसका नाम। कल से सारे चैनलों पे मुद्रा पोर्ट चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि वो गौतम अडानी ने खरीदी हुई पोर्ट है। मोदी ने वो सरकारी पोर्ट गौतम अडानी को बेची थी। गौतम अडानी ने वहां से नशे का व्यापार शुरू किया। आज तो ये सिर्फ छोटी सी खेप पकड़ी गई है, मैं आपको बता दूं 3 टन की खेप पकड़ी गई है सिर्फ। जिस कंपनी का वो कंटेनर था जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसी कंपनी से पिछले महीने 24,000 किलो की खेप आई थी। वो 24,000 किलो हीरोइन तो पहले आ चुकी है, ये 3,000 तो उसको जस्ट दिखाने के लिए है कि हम लोग पकड़ रहे हैं अडानी को भी। ऐसा बात नहीं है, यानी कि आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी कि अडानी की वो पकड़ी गई, तो पकड़ी नहीं गई है। वो बड़ी खेप को 24,000 करोड़ की आ चुकी है, उससे पहले 1 लाख किलो की पहले आ चुकी होगी, उसको
छुपाने के लिए वो एक 3,000 की पकड़ ली, 3 टन की, और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे स्मगलर्स होते हैं, वो क्या करते होते हैं कि जब कोई 200 किलो स्मगल करना होता है तो गाड़ी की डिग्गी में 200 किलो स्मगल करने से पहले एक 50 ग्राम वाली भेज देते हैं हीरोइन वाला। और वो अब हमारे देश में इतनी गरीबी है, अब बिहार में जहाँ दाल भात पे काम करने को लोग तैयार होते हैं, तो वो घर में अगर महीने के 50,000 भेज दोगे तो वो तो आपकी कत्ल का इल्जाम लेके भी जेल में बैठने को तैयार हो जाते हैं। आपको ऐसे ड्राइवर खूब मिल जाएंगे जो मतलब अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, मैंने मारा भाई इसको, तो बच्चों को पचाते रहो आप, खाना बस इतने में गुजारा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, 50 ग्राम अफीम पकड़ेंगे या 50 ग्राम की ड्रग्स पकड़ेंगे, और जब वहाँ सारे पुलिस वाले वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर 200 किलो वहाँ से पास हो जाएगी। तो ये ड्रग्स माफिया बहुत बड़ा गेम खेलता है पुलिस वालों के साथ और राजनेताओं के साथ मिलके, और ये अपनी अगली पीढ़ी को नशे की गर्त में सरकार डाल रही है। सोचिए, वो सरकार जिसको ये पता है कि बिना मास्क पहने गली में कौन कौन निकला हुआ है, उसको ये नहीं पता कि ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है। मतलब इट्स बुलशिट ना। उनके पास इतना बड़ा तंत्र है कि उनको एक एक आदमी का पता होता है कौन क्या कर रहा है, किसने कितने दिन में कितनी कमाई बढ़ा ली, लेकिन उनको हफ्ता जाता है। पीएम केयर फंड, जिसको पीएम केयर फंड बोलते हैं, वो एनजीओ है प्रधानमंत्री का नहीं, सॉरी, नरेंद्र मोदी का एनजीओ है वो। उस एनजीओ में पैसा मिलता है उसको, मतलब वो हफ्ता लेता है बाकायदा इन लोगों से ड्रग्स करवाने का। मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो ये ड्रग्स की सप्लाई खुद करवाते हैं और उसका हफ्ता लेते हैं। आप उस एनजीओ की डिटेल निकाल लीजिए, कितने पैसे कब आए हैं और उसी दौरान में कहाँ खेप आई है, आपको पता चल जाएगा सारा खेल। कहाँ आप लोगों को लगता है कि किस आदमी के हाथ में ये देश है। उस आदमी की तो कुर्सी ही लाशों के ढेर पर रखी है, उसको तो मजा आता है लाशें देख करके। तो इतना गंदा आदमी है, मैं तो मानता हूँ, समझ में नहीं आता हमारे बच्चों को। आज फिर एक धमाकेदार इंटरव्यू यहाँ पर देवेंद्र बल्हारा जी के साथ हमने किया है। आगे भी हम करते रहेंगे, अपने सवाल हमें भेजते रहिए। सी न्यूज हरियाणा पर हम लगातार, अगर कोई जागरूक कर रहा है, इनसे अलग भी अगर कोई जागरूकता को लेकर तत्पर है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम उनसे भी मिलेंगे और ये वीडियोज आपके पास पहुंचाते रहेंगे। सी न्यूज हरियाणा पर मैं रोहतास मंढाण। एक छोटी सी बात और मैं बताऊं कि अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस चैनल के ऊपर आप वीडियोस भेजिए इनका नंबर लेकर के, इनके टेलीग्राम पे जैसे भी उस वीडियो को ये चलाएंगे कि फलाने बंदे ने को इतने बजे अपनी वीडियो बनाइए कि मैं ये बंदा हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने फलानी जगह पे उस कैंप में मैंने इंजेक्शन लगवाया था, मेरे ये साइड इफेक्ट हुए और अब मेरे साथ ये हो रहा है। क्योंकि ये लोग नहीं नोट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ हो रहा है, होता क्या है कि गांव में किसी को मान लो हार्ट अटैक आ गया और उसने टीका लगवाया था महीने भीतर, अभी तो कोर्ट के भी आदेश आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के, कि अगर महीने भीतर अगर किसी को कुछ हुआ है वो तो लिखना ही पड़ेगा उनको कि ये टीके से हुई है। लेकिन सीडीसी ने चाल खेल दिया कि वो वैक्सीनेटेड बंदों को मरने के बाद भी अनवैक्सीनेटेड लिख रहे हैं कि इसको टीका नहीं लगा था, ना टीका लगा हुआ मानने लग गए। इजराइल ने बोल दिया कि 3 महीने से ज्यादा लगे हुए हो गया तो आपको ना लगा हुआ माना जाएगा। मतलब आपकी मौत अगर 6 महीने बाद होती है टीके लगने के और 1 साल बाद होती है तो यकीन मानिए वो हुई मौत टीके से है, लेकिन गिनती नॉन टीके में आएगी। तो आपके साथ खेला जाएगा, आंकड़ों के साथ खेला जाएगा। तो आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा होता है, आपके परिवार में किसी कुछ होता है, तो वहां वीडियो डालिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि आपकी मौत टीके से हुई है। क्योंकि इस टीके से हो क्या रहा है, ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, एल्यूमिनियम इसके अंदर है, ब्लड क्लॉट मर के आप ब्रेन हैमरेज होके चलते चलते गिर रहे हैं। और आने वाले टाइम में तो 5G टेक्नोलॉजी के साथ आपकी बॉडी को कनेक्ट कर देंगे, फिर तो चलते चलते जैसे रोबोट गिरते होते हैं ऐसे हाल होने वाला है। बी केयरफुल। तो एक तो आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। सी न्यूज हरियाणा पर मैं रोहतास मंढाण फिर से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन भेजिए, हम दोबारा फिर इनसे बातचीत करेंगे, आपके क्वेश्चन इनके माध्यम से सॉर्ट आउट करेंगे। तो सी न्यूज हरियाणा पर इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करते रहे ताकि और लोग भी जागरूक हो। मैं रोहतास मंढाण, धन्यवाद।